आज का अपना टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइंस। तो पेपर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, माइनस डी ए बाई डी टी दिया हुआ है, ठीक है, जो कि 4 इंटू 10⁻⁻² है। फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम कोरिलेट करें तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी, और ये हो जाएगा हाफ इक्वल टू प्लस 1/3 डी बी बाई डी टी। तो मुझे डी बी बाई डी टी निकालना है, मतलब 3/2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। सो डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 3/2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। क्या आ जाएगा 6 इंटू 10⁻², मतलब 1 कैंसर, डी हो गया, ठीक है। दूसरा, विच यूनिट आर अप्रोप्रिएट फॉर ए रिएक्शन रेट। तो रेट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। तो रिएक्शन रेट बोला है, रेट कांस्टेंट नहीं बोला, ध्यान रखना। तो उस केस में यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए सॉलिड एंड ए सॉल्यूशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन सॉल्यूशन अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अच्छा, जो रिएक्शन हो रहा है वो एक सॉलिड के बीच में हो रहा है और एक सॉल्यूशन के बीच में हो रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन सॉल्यूशन, सही बात है। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, अब सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्यूशन का खुद का वॉल्यूम होता है, लिक्विड का खुद का वॉल्यूम होता है। गैस होता तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से फर्क पड़ता है। साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, पड़ सकता है, साइज से फर्क पड़ता है, बिकॉज साइज से सरफेस एरिया को फर्क पड़ता है, और टेम्परेचर से तो होता ही है। तो पूछा था फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन नहीं करता है, ये था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। For A and B react as per the reaction A plus 2B C from the data given below, identify the rate law। ठीक है, A and B react as per the reaction from the data given below, identify the rate law। ठीक है, तो A और B ये कर रहे हैं, रेट लॉ पूछा। देखो, तो अगर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो देखो B कांस्टेंट है, मतलब B से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। A डबल हुआ और रेट भी मेरा डबल हुआ, मतलब A का पावर 1 होगा। देखो ये 0.3 है, ये 0.6 हुआ, कितना हुआ, ये 2 टाइम्स हुआ, और रेट भी कितना हुआ, 2 टाइम्स हुआ। तो रेट डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन में ए का पावर 1 होगा। अब अगर मैं सपोज फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में ए भी डबल है, बी भी डबल है, रेट 4 टाइम्स है, मतलब बी का पावर भी क्या होगा, 1 ही होगा। सो 4 का आंसर क्या होगा, बी होगा। डायरेक्टली मैं डाटा नहीं लिख रहा हूँ, मैं डाटा को ऑब्जर्व करके आंसर निकाल लेता हूँ। 5 द रेट लॉ for a certain reaction found to be this, how will the rate of this reaction compare if the concentration of A is double, A double हुआ मतलब rate double हुआ, and concentration of B is half, मतलब 1/4 rate हो गया, मतलब half हो जाएगा। तो the rate will 1/2 the original rate, 5 cancel, D हो जाएगा। Which of the following statement regarding rate constant is correct? Rate constant always depends on concentration of reactant, गलत। रेट कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, सही बात है। फॉर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट कांस्टेंट विल बी वेरी स्मॉल, इंस्टेंट रेट कांस्टेंट को फर्क नहीं पड़ता टाइम डिफरेंस से, एवरेज रेट हो इन सबके लिए वो एक ही जैसा होगा। रेट कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। 6 का आंसर बी हो गया। 7 इफ रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली द सेम फॉर 3 रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो रेट ऐसा हो गया, रेट इक्वल टू एक हो गया के इंटू ए, एक हो गया के इंटू ए स्क्वायर, और एक हो गया के इंटू ए टू द पावर 3, ये होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड का। अब अगर ए का वैल्यू 1 है तो सब बराबर हो जाएगा, सही बात है। अगर ए लेस देन 1 है तो जब नंबर कोई छोटा है तो उसका जितना ज्यादा पावर करते रहोगे उतना छोटा होता रहेगा। तो ए टू द पावर 3 सबसे छोटा होगा, तो ये भी सही है। और ग्रेटर देन 1 तो ज्यादा पावर में ज्यादा भी होता है, मतलब अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ए क्यू ज्यादा होगा ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर ज्यादा होगा ए से, मतलब इसका आंसर होगा डी। What are the unit for the rate constant of a zero order reaction? यूनिट रेट कांस्टेंट का पूछा है, तो रेट इज इक्वल टू के, यही होता है। तो के का यूनिट और रेट का यूनिट एक ही होगा। तो रेट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, और मोल पर लीटर की मोलरिटी लिखा हुआ है, तो ये रहा 8 का आंसर डी रहेगा। 9 इन a certain reaction 10% of reactant decomposes in 1 hour, 20% in 2 hour and 30% in 3 hour,
तो डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट, देखो इक्वल टाइम में अगर इक्वल अमाउंट जाता है, इक्वल टाइम में इक्वल, जैसे 10% गया कितने टाइम में, 1 आवर में, और 20% कितने में गया, 2 आवर में, मतलब रेट कांस्टेंट है। तो जब रेट कांस्टेंट होता है तो वो किसका हो जाता है, वो जीरो ऑर्डर का होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, बी। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्टिंग सब्सटेंस हैज, बाकी इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। 10 इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्टिंग सब्सटेंस हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स, फर्स्ट बोला हाफ लाइफ 10 मिनट बोला, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन आवर। तो इसका क्या होता है, ए नॉट टू दी पावर 2 टू दी पावर n वेयर n इज इक्वल टू t बाई टी हाफ, दैट इज 60/10, मतलब ए हो गया 6, मतलब ए नॉट बाई 2 टू दी पावर 6, मतलब ए नॉट डिवाइडेड बाई 64, ये हो जाएगा 10 का आंसर बी हो जाएगा। 11 two substances A and B are taken in such a way that initially A equal to 4 be the time after which both the concentration will be equal। देखो ऐसा मान लेते हैं कि मेरा B जो है वो 1 है, तो A मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली बताता हूँ। अब जब 5 मिनट गया, इसका हाफ लाइफ 15 मिनट, मतलब इससे कम पे तो हम बात ही नहीं करेंगे हाफ लाइफ का। तो डायरेक्टली में देखो यहाँ 5 मिनट है, मतलब 15 मिनट में 3 बार हाफ लाइफ आएगा। तो B का t इक्वल टू 15 मिनट्स पे जो B होगा वो कितना बचेगा, वो हाफ बचेगा, ये बचेगा। और A उतने टाइम में 3 बार हाफ लाइफ लेके जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, दैट इज 4/8, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 15 मिनट्स। आप कोई भी डाटा एज्यूम कर सकते हो, आपका मर्जी है। If a first order reaction is completed to the extent of 60% and 20% in time in T1 and T2, what is the ratio T1 T2? अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 60% कंप्लीट हुआ है T1 में, सो T1 इज इक्वल टू 2.303/k इंटू लॉग 100, यहाँ पे बचा होता है मतलब ये 40 हो गया, एंड T2 हो गया है 20% के लिए, तो 2.303/k इंटू लॉग 100 बाई, अब 20 गया मतलब कितना बचा होगा, 80 बचा होगा। तो ये आपका हो गया 2.5 और ये आपका हो गया 1.25, T1/T2। सो T1/T2 क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, सो T1/T2 इज इक्वल टू, हम ऐसे कर सकते हैं, log 2.5 बाई log 1.25, तो log 2.5 आपका हो जाएगा 25/10, 25 हो जाएगा log 5 स्क्वायर, तो 2 log 5 हो जाएगा 1.4 माइनस 1, और log 1.25 हो जाएगा 2.5 log 2.5 बाई माइनस log 2, तो मतलब ये हो जाएगा, ऊपर में लिखा कितना 0.5, 1 पॉइंट बचने वाला, माइनस log 2 मतलब 0.3, तो 0.4 बाई 0.1, 4 आंसर आना चाहिए, 4 के आसपास, 12 का आंसर सी हो जाएगा। For a zero order reaction which is true, the rate constant is dimensionless. Rate constant, no, not dimensionless. Amount of reactant remains same throughout, नहीं। T half is directly proportional to initial, सही बात है। A plot of concentration of reactant versus time is a straight line with a slope equal to k. A plot of concentration of reactant है, माइनस के होगा ना, के नहीं होगा, माइनस के होगा। प्रोडक्ट का करोगे तो के आएगा, बिकॉज रिएक्टेंट तो डिक्रीज होता है, तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। A certain zero order reaction is k equal to this. For the disappearance of A, what will be the concentration of A after 15 seconds? Yeah. So concentration of A after 15 seconds का मतलब हो गया AT is equal to A naught by K. तो 1 मान लेते कुछ भी है, 0.025, मतलब ये हो जाएगा 1000 by 25, तो 40, एक मिनट,
अच्छा इनिशियल 0.5 लिया है, इसका फॉर्मूला होता है AT माइनस ए नॉट बाई टी इक्वल टू के। आफ्टर 15 सेकेंड पूछा है, सो AT इक्वल टू after 15 second if the initial concentration is 0.5 यहाँ तक मैं सही हूँ, ये फॉर्मूला यही होता था। तो AT मुझे निकालना है, तो AT इक्वल टू KT, K हो गया 0.025 मीन्स 1/40, 1/40 ना, ये हो गया तेरा 0.025, ठीक है जो भी है। AT इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, AT इज इक्वल टू 0.025 इंटू 15, so 15 into 0.025 plus 0.5, so 25/100। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ए नॉट माइनस 80 होता था, ए नॉट ज़्यादा होता था ना, ए नॉट में से सब्ट्रैक्ट होगा ना माइनस के टी। ओके मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, इसमें मैंने उल्टा फॉर्मूला, बहुत दिन बाद करने से ही से दिक्कत होता है। इसमें था ए नॉट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी, यही होता है। तो हमें ए टी निकालना है, सो ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और ए नॉट हो गया 0.5, ठीक है 0.5 माइनस के इज 0.025, मतलब ये हो जाएगा 25/1000 और टी हो गया 15, ठीक है। तो 0.5 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 25 गुना 125, 375, 0.375, मतलब हो जाएगा 0.125। सी होना चाहिए 14 का आंसर, ठीक है। 15 व्हाट इज द हाफ लाइफ of the irreversible first order reaction? 75% is converted to B in 60 minutes। 75% का मतलब होता है 2t हाफ, सो t 75% इज इक्वल टू 2 इंटू टी 50%, ये रिलेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर का। तो अगर t 75 60 है तो 60 को 2 से डिवाइड करो, सो t 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 मिनट्स। 15 का आंसर ये हो जाएगा। 16 a reaction involving two different reactants can never be, a reaction involving two different reactant can never be unimolecular, pseudo first order reaction, second order bimolecular। यूनिमोलिकुलर नहीं हो सकता है, बिकॉज दो को तो कॉलिजन करना ही पड़ेगा। रिएक्शन तो हमेशा बाइमोलिकुलर होगा, वो ऑर्डर 2 होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन यूनिमोलिकुलर तो नहीं होगा। A large increase in rate of reaction for a rise in temperature is due to increase in number of collisions, the increase in number of activated molecule। लार्ज नंबर बोल रहा है, तो लार्ज नंबर तो यही होगा, बी होगा, 17 का आंसर बी होगा। अब इसमें ये बड़ा ये दिक्कत है, ये कौन डोमिनेट करता है। देखो नंबर ऑफ कॉलिजन्स तो डिक्रीज करता ही है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स तो डिक्रीज करता ही है। अब बात है यहाँ पे एक्टिवेशन को फर्क पड़ता नहीं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, जब e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, टी बढ़ाओगे तो ये घटेगा और ये घटेगा, तो मेरा जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो बढ़ जाता है। अब इन दोनों में तो इसका आंसर ए और बी दोनों होना है, दोनों दोनों ही सही आंसर है इसका, लेकिन इसने पूछा लार्ज इंक्रीज, तो लार्ज इंक्रीज तो मेरे ख्याल से, बिकॉज कॉलिजन करने से कोई फायदा नहीं अगर आपका एनर्जी बैरियर ना हो, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। लेकिन कोई बोलेगा किसका वैल्यू सबसे ज्यादा चेंज होगा, बिकॉज ये जो टर्म है सेकंड वाला, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन जो ए वाला है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो कोई अगर बोलता है ना कौन सिग्निफिकेंट चेंज करेगा, तो ये तो ही बोला है लार्ज इंक्रीज इन रेट ऑफ, मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। इसका आंसर सर ए दिया है, मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। 18 which of the following is correct regarding enthalpy of reaction? It does not depend on physical state, गलत।
होता है. It always increases with increase in temperature. ये भी it always increases with increase in temperature. It is equal to ratio of activation energy forward to activation. गलत है, ये डिफरेंस होता है. E माइनस ई भी होता है. और ये भी नहीं है, हमेशा इंथैल्पी बढ़ता नहीं है. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. ये सही बात है. देखो कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के एक्टिवेशन को बराबर होते हैं. आंसर तो यही बनेगा. इंथैल्पी हमेशा टेम्परेचर बढ़ता भी नहीं है. 19 ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एज फॉर रिएक्शन, डिक्रीजिंग द इंथैल्पी चेंज नहीं. 19 का आंसर सी होगा. 20 logarithm for RHS equation is given by, तो ln k इक्वल टू ln a माइनस e by 2 बी होगा आंसर. बी. एक मिनट, क्या था? k इक्वल टू फॉर्मूला भूल गया हूँ यार मैं सब. e by rt, तो ln k इक्वल टू ln a माइनस e by rt. गलती से मैं भी बी बोलने वाला था. बी होता अगर लॉग में होता तो. ये आंसर होगा सी. इन आरएनएस इक्वेशन लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट. t अगर इनफाइनाइट हुआ मतलब ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 1 हो गया, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा. एक मिनट, लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट है. लॉग, अच्छा लॉग यहाँ लगा, यहाँ k लिखा है, लॉग k पूछा है, तो लॉग k इक्वल टू लॉग यही होगा. सही है, आंसर इसका सी होगा. मैंने यहाँ पे किया दिखा, तो लॉग यहाँ लिखा हुआ. 22 द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ. सो जो आपके पास ग्राफ है, तो आप ln k वर्सेस 1/t कर प्लॉट कर दो, मिल जाएगा इसे. ln k वर्सेस 1/t जो आरएनएस इक्वेशन से कर दो. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, मतलब रेट कांस्टेंट है, तो k इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2. हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम टू रिड्यूस टू 5. k दिया है, मतलब मुझे टी हाफ देना पड़ेगा 0.693 बाई k, और k हो गया 69.3 हो गया. ठीक है. अब इसने पूछा है हाउ मच टाइम इट टेक, तो टी हाफ अगर 69.3 सेकेंड है, तो 20 से 5 जाने का मतलब है मुझे 2 बार टी हाफ ले जाना पड़ेगा. पहले 20 से 10 जाएगा, 10 से फिर 5 जाएगा, इसको मैं डबल कर देता हूँ. तो 69 का डबल कितना? 120, 138.6, ये हो जाएगा 23 का. ये 24 the melting point and boiling point of aliphatic acids are usually lower than those of aromatic acids of comparable molecular masses. ठीक है, ये पॉइंट तो सही है, बिकॉज एलिफैटिक वाले में जो आर ग्रुप है वो थोड़ा पैकिंग में हमें दिक्कत करता है. रीजन द प्लानर बेंजीनिंग इन द एरोमेटिक एसिड्स कैन फिट मोर क्लोजली इन क्रिस्टल. सही बात है, यही पॉइंट में बोलने वाला था. देखो आर जो होता है उतना अच्छे से फिट नहीं होता, तो रीजन से ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. 25 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल. सही बात है. कार्बोक्सिलेट आयन इज लेस स्टेबलाइज्ड देन फिनॉक्साइड. ये गलत बात है. पहला सही, दूसरा गलत. 25 का आंसर क्या होगा? सी. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड देन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलेक्युलर. सही बात है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बिकॉज देयर इज मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ इंटरमोलिकुलर. ठीक है, अगर इंट्रा होता तो गलत हो जाता. ये इंटर है, सही बात है. आंसर क्या हो जाएगा? ए. 27 डज नॉट गिव HBZ. HBZ रिएक्शन जो होता है वो अल्फा पोजीशन का होता है, और अल्फा पे हाइड्रोजन होना चाहिए. इसमें इस अल्फा पोजीशन ये है CH3 CCH3 CH3 CO2H. ये अल्फा है और अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है, तो HBZ नहीं होगा. तो सही है. इन हेल ब्लड जैसे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन. सही बात है. पहला गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा भी सही है, दोनों सही हो गए. तो कौन है दोनों सही? ए हो जाएगा. स्टेटमेंट में ए ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वार्मिंग ऑफ एल्डिहाइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. सही बात है. टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. तो दोनों सही है. A secondary amines is a compound with 2 carbon atom, 1 NH2 group with NH2 on a carbon, which is a compound with 2 of the hydrogen is replaced. Yeah. 30 total number of structural isomers possible for an amine with molecular formula. सारे अमाइंस बोला है इसने, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोला. तो अगर मेरे पास NH2 है और मेरे पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन से 4 आ गए,
अगर ये सेकेंडरी है तो यहाँ पे 3 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, तो इससे 2 आएगा और इससे 1 आएगा, मतलब इसमें 3 आएगा। और अगर सपोज मेरे पास टर्सरी है तो 2 1 1 यहाँ से 1 ही आएगा, तो 4 3 7 1 क्या हो जाएगा आंसर 8 हो जाएगा। इन द गिवन रिएक्शन सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन। NH3 एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, सही बात है। RX इज न्यूक्लियोफाइल, गलत बात है। इट्स कॉल्ड क्वाटरनी अमोनियम, सही बात है। तो बोथ A 1 and 3 हो गया। एमाइड से एलाइज पर तो क्या बनेगा, RCH2NH2 बनेगा। 32 का B हो गया। 33 KOBr, ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड का है। Br2 प्लस KOH को हम KOBr भी लिख सकते हैं, तो ये और यहाँ से बनेगा CH3 CH2NH2। तो क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन A एंड B इज, ये दोनों आपस में क्या हो गए, होमोलॉग्स हो गए, बिकॉज दोनों ही प्राइमरी अमाइन है। गैब्रियल थैलेमाइड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस। 34 का ये सब में कुछ सोचने का है ही नहीं, बिकॉज गैब्रियल थैलेमाइड में जो सेकेंड स्टेप होता है जिसमें अल्काइल हैलाइड आता है, उसमें अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी होना बहुत जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, बिकॉज SN2 रिएक्शन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गो हॉफमैन ब्रोमाइड। देखो NH2 जो होता है पहले वो NHBr में ही कन्वर्ट होता है, सॉरी एमाइड जो होता है, तो पहला NHBr सही है, एमाइड सही है, और ये प्राइमरी अमाइन नहीं है तो नहीं देगा, ये तो देगा ही। आंसर क्या हो जाएगा C। 36 NaOH-Br2 हॉफमैन ब्रोमाइड, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2NH2 बेस बनने वाला है। अब उसमें लिटमस डालोगे तो क्या करेगा, बेस जो होता है वो रेड को ब्लू करता है, तो क्या हो जाएगा, लिटमस रेड, लिटमस टू ब्लू हो जाएगा। एसिड जो होता है ब्लू से रेड करता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक, तो लिस्ट बेसिक कौन होगा, डी होगा, बिकॉज इसमें ये डीलोकलाइज्ड है, बाकी सब लोकलाइज्ड। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम, सो मिथाइल ग्रुप है तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, रेडीमेड आंसर है, तो सो 2 डिग्री 3 डिग्री गलत हो गया, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री आंसर हो जाएगा। हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 39 डी हो गया। 40 which of the following compounds has localized lone pair of electrons, localized, ये delocalized है, ये localized है, ये delocalized है, और ये वाला भी delocalized, तो आंसर बी हो गया। आइडेंटिफाई एक्स इन द NO2 से क्या होगा, NH2 बन जाएगा, एनिलीन बनता है। Among the given set of reaction the most appropriate for preparing 2 degree amine, most appropriate पूछा है, तो अल्काइल हैलाइड इससे 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं, इससे नहीं बनेगा, इससे क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन ही बनेगा। RBr प्लस NaCN, तो पहले क्या बन जाएगा RCN, और इसको करोगे तो प्राइमरी अमाइन ही बनेगा, ये भी नहीं होगा। RNH2 RCHO, तो इसमें बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH R, तो 42 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन कार्बाइलामाइन, RNC होगा, क्लोरोफॉर्म होगा, तो बोथ 1 and 2 होगा। 43 का आंसर क्या हो गया, B। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, तो प्राइमरी और सेकेंडरी करता है, प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, टर्सरी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, C। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड में नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो कपलिंग रिएक्शन एजो कंपाउंड्स का तब होता है जब मेरा रिंग एक्टिवेटेड हो। ने कल वाली वीडियो में ही बताया था, रिंग एक्टिवेटेड होने से होता है, और यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन जो है ये डीएक्टिवेटेड है, ये सब एक्टिवेटेड है, ये सब एक्टिवेटेड है, देखो इन सब में प्लस R वाले ग्रुप अटैच्ड है, इसमें NH2 है, इसमें OR है, मतलब OCH3 है, और इसमें OH है, और इसमें NO2 जो है वो माइनस R वाला है, डीएक्टिवेटेड रिंग कभी ये टेस्ट नहीं देता है, आंसर क्या हो जाएगा, D। तो ये था आज का सॉल्यूशन, मिलते हैं जो फुल टेस्ट या जो भी पार्ट टेस्ट होगा उसके सॉल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू।